दो माफियाओं का अंत हो गया। अतीक अहमद और उसका भाई कब्र में दफन हो गया। कल देर रात अतीक अहमद और उसके भाई को कसारी वसारी के को ले जाके दफन किया गया। और सबसे बड़ी बात, परसों देर रात 10:32 पे जब अतीक अहमद को गोली मारी गई और उसके भाई को भी गोली मारी गई तो एक सबसे नया रूप देखने को मिला। परसों की रात में छपने वाले पेपर में उसको नैनी जेल में दूसरे दिन सुबह नहीं परोसा गया। कैंटीन में और जो वीवीआईपी बंद होते हैं उनको पेपर दिया जाता है, लेकिन पेपर को नहीं दिया गया। और नैनी जेल में जितने भी टेलीविज़न लगे थे उन टेलीविज़नों को बंद कर दिया गया। जितने भी बैरक में टेलीविज़न लगे थे और जितने भी बैरक में पेपर जाते थे सारे बैरकों में बंद कर दिया गया। 2 दिन से नैनी जेल में नहीं जा रहा है पेपर और न ही चल रही है टीवी। सबसे बड़ी बात, जिन भी वीआईपीओ को हिंदी इंग्लिश अखबार मिलते थे उन अखबारों में जहां अतीक की खबर छपी होती थी वहां से उन पन्नों को हटा दिया गया। और सबसे दूसरी बड़ी बात है कि जहां जहां टीवी के कनेक्शन लगे थे मेन वायर से उसे काट दिया गया। अगर पुलिस सूत्रों की माने, जिस हिसाब से पूरे नैनी जेल को छावनी में तब्दील किया गया है, देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या क्या होता है। फिलहाल नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के गुर्गों को अभी तक नहीं पता है कि अतीक अहमद और उसका भाई मर चुका है। अब उन 3 शूटरों को नैनी जेल में ही रखा गया है। नैनी जेल के एक सुरक्षित बैरक में ले जाके रखा गया है। प्रयागराज के कमिश्नर रमेश शर्मा खुद उनको मॉनिटर कर रहे हैं। एक डीसीपी ज्वाइंट सीपी उस सीसीटीवी फुटेज को देख रहे हैं। जैसे ही अतीक अहमद को साबरमती में रखा जाता था और उनको सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रखा जाता था, अशरफ को बरेली जेल में रखा जाता था और उनकी भी सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होती थी। लेकिन यहाँ पे पाला दूसरा है, क्योंकि यहाँ अतीक अहमद और अशरफ को मारा गया है तो अलग से इनकी मॉनिटरिंग चल रही है। जितने भी सिपाही उनकी सुरक्षा में लगे हैं, जितने भी एसआई उनकी सुरक्षा में लगे हैं, जितने भी इंस्पेक्टर उनकी सुरक्षा में लगे हैं, सबके बॉडी पर बॉडी कैम लगाए गए हैं। किसी के पास कोई मोबाइल नहीं है। तीनों शूटरों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। और आज अतीक और अशरफ की सीजीएम कोर्ट में पेशी थी, लेकिन अतीक न रहा न अशरफ रहा। देखने वाली बात होगी, दोपहर में 12 बजे से सुनवाई है और अब उनके वकील विजय मिश्रा इस पूरी सुनवाई में क्या कहते हैं। कैमरामैन अभिजीत के साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद का आईएसआई कनेक्शन था या ना था, ये तो अब अतीक के साथ दफन हो गया। लेकिन आपको बता दें कि धूमनगंज पुलिस के द्वारा लिखाया गया शाहगंज में मुकदमा ये दर्शाता है कि अतीक अहमद का कहीं ना कहीं आईएसआई से कनेक्शन जरूर था। जब एटीएस उससे पूछताछ करने आई थी तभी ये साफ हो गया था कि अतीक अहमद और अशरफ का आईएसआई से कनेक्शन है। आपको बता दें, परसों देर रात जब अतीक की तबीयत बिगड़ी थी, अतीक और अशरफ की, और उन्हें कोलविन हॉस्पिटल लाया गया था, हॉस्पिटल में जाते समय मात्र 50 सेकंडों के अंदर 21 गोलियों से भून दिया गया था, जिसमें अतीक अहमद को 6 गोली, अशरफ को 5 गोली लगी थी। लेकिन अतीक अहमद के मरने से पहले जब उनके साथ कुछ मीडिया कर्मी उनसे सवाल जवाब करना चाहते थे तो अशरफ और अतीक के मुंह से केवल एक नाम निकला था, वो नाम है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम अभी कहाँ है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम को प्रयागराज एसटीएफ और 17 टीमें तलाश कर रही है। न गुड्डू मुस्लिम का पता है, न शाइस्ता परवीन का पता है, न शाइस्ता कहाँ है और गुड्डू कहाँ है, दोनों को नहीं पता। लेकिन ये साफ है, अतीक अहमद ने एसटीएफ की पूछताछ और धूमनगंज पुलिस की पूछताछ में ये बताया था कि गुड्डू मुस्लिम का आईएसआई से कनेक्शन है। आज से 1 साल पहले गुड्डू मुस्लिम 5 आतंकवादियों के साथ झांसी में रुका था और झांसी में रुकने के दौरान संदीप पांडे नामक के
कमरे में रुका था। तकरीबन 1 हफ्ते वो वहां रुक के एक गतिविधि वो बनाते हैं, लेकिन वो 5 आतंकवादी कहाँ गए ये अभी तक किसी को नहीं पता है। LIU डिपार्टमेंट और सारे कनेक्शन फेल नजर आए। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी क्या गुड्डू मुस्लिम STF के हत्थे चढ़ता है या सरेंडर कर देगा। आने वाला वक्त बताएगा। और न ही शाइस्ता परवीन का पता है, क्योंकि शाइस्ता परवीन कल अपने पति और अपने देवर के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाई। सुबह से आशंकाएं लगाई जा रही थी, सारे मीडिया कर्मी ये कह रहे थे कि शाइस्ता परवीन आ सकती है, लेकिन शाइस्ता परवीन नहीं दिखाई दी। आज भी आशंका लगाई जा रही है कसारी मसारी में शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के कब्र में पहुंच सकती है। वहां की जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतीक अहमद के कब्र में पहुंच सकती है। कैमरामैन अभिजीत के साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड में SIT की टीम गठित कर दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने SIT की टीम गठित कर जांच करने के आदेश दिए हैं और जल्द से जल्द उनको रिपोर्ट सौंपने की जो है बातें कही गई है। और वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि SIT की टीम क्या रिपोर्ट देती है और क्या निष्कर्ष निकलते हैं। फिलहाल अब इन 3 शूटरों से भी पूछताछ वो SIT की टीम करेगी। कैमरामैन अभिजीत के साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा, प्राइम न्यूज, प्रयागराज। सूचीबद्ध माफियाओं की गतिविधियों पे उत्तर प्रदेश की STF टीम और जिले की पुलिस टीम हमेशा से नज़र रखती आई है। आपको बता दें कि पहले से अनुमोदित सूचीबद्ध माफियाओं की लिस्ट ऐसी थी जिसमें मुख्तार अंसारी के साथ साथ बबलू श्रीवास्तव और तकरीबन 25 ऐसे नाम सम्मिलित थे जो पहले से सूचीबद्ध थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2.0 सरकार बनने पर, यानी दोबारा सरकार बनने पर 25 और नए माफियाओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें अगर बात करें तो भदोही से ज्ञानपुर सीट से 4 बार के विधायक रहे बाहुबली विजय मिश्रा का नाम सबसे ऊपर आता है। हाजी अली जो कि बसपा से नेता रहे हैं, वहीं अंबेडकर नगर से अजय सिपाही के साथ साथ आपको बता दें ऐसे 25 माफिया हैं जिनको एक बार फिर से सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा 64 ऐसे माफिया हैं जिनको जोन वाइज, यानी कि जोन के हिसाब से उनको सूचीबद्ध किया गया है। कैमरामैन संजय के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। सोनभद्र के एक नगर पालिका सहित 10 नगर पंचायत का चुनाव आ गया है, जिसमें 16 अप्रैल को यहाँ पे अधिसूचना जारी कर दी गई है और सोनभद्र में सभी नगर निकायों में 11 मई को दूसरे चरण में मतदान होना निश्चित हुआ है। उसी क्रम में आज 17 अप्रैल से यहाँ पे पर्चा बिकने का टेबल लगा हुआ है और 17 से लेकर 24 तक पर्चा दाखिल करेंगे। उसके बाद 25 तारीख को यहाँ पे पर्चा की जांच की जाएगी और नामांकन वापसी करने का 25 तारीख निर्धारित किया गया है और 26 तारीख को पर्चा की जांच की जाएगी। उसके बाद 27 तारीख को प्रतीक चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। उसके पश्चात प्रचार प्रसार होगा और 11 मई को मतदान होगा। उसके बाद 13 मई को यहाँ पे मतगणना की जाएगी और यहाँ पे 10 नगर पंचायत अध्यक्ष एवं नगर पालिका अध्यक्ष का भाग्य का फैसला होगा। मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन ने यहाँ पे सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, जिसमें जो मतदान स्थल है उससे 200 मीटर के दूरी पर ही बैरिकेडिंग की जाएगी और लोगों को रोका जाएगा। जो प्रत्याशी होंगे या जो मतदान करने वाले होंगे वो सुरक्षा व्यवस्था को जांच करा के तभी अंदर जाएंगे। और यहाँ पे जो 29 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाया गया है और अति संवेदनशील मतदान केंद्र यहाँ पे 10 हैं चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पे सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। पुलिस द्वारा यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिसमें किसी भी तरह का असामाजिक गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे सोनभद्र का मुख्यालय है, रावतगंज मुख्यालय पर
तहसील में नामांकन स्थल बनाया गया है और हम आज पर्चा अपना खरीद रहे हैं। पर्चा खरीदने के बाद 17 से लेकर 24 तक पर्चा दाखिल करेंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच सारा इंतजाम किया गया है और समय समय पर अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जा रही है। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज, सोनभद्र। यूपी में निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद मऊ में दूसरे चरण का आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त प्राइम न्यूज़ की टीम कलेक्ट्रेट भवन में है, जहां पर पहले से प्रशासन की जो तैयारियां थी, जो पहले से डीएम ने समीक्षा बैठक करके पूरी तैयारियों का जायजा लिए थे, लेकिन आज जो है नामांकन का ये पूरा दृश्य आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन एक एक तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये एक तरफ से आने का जो है प्रत्याशियों को जो नामांकन का पर्चा खरीद कर आ रहे हैं, अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो इसी कलेक्ट्रेट भवन में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से इंतजाम किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, और उसके बाद अंदर जो है कलेक्टर परिसर के अंदर जो कहा जाए तो एक एक जो कक्ष में वीडियोग्राफिंग भी हो रही है, ताकि सुविधा में कोई दिक्कत ना हो, जो नामांकन की प्रक्रिया उसमें कोई दिक्कत ना हो। नामांकन जो है आज 17 अप्रैल से करीबन सुबह 11 बजे से शुरू हुआ है, ये शाम 3 बजे तक चलेगा। 24 अप्रैल तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगा। उसके बाद दूसरे चरण का जो चुनाव निकाय चुनाव का है, मऊ में नगर पालिका 1 है, लेकिन यहाँ के मद्देनजर और इस पक्ष वे पारदर्शिता तरीके से चुनाव करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन फैजान के साथ मैं अदनान इबाद, प्राइम न्यूज, बुलंदशहर। नगर निकाय चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। आज 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल को सभी राजनीतिक दल की पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनको नामांकन पत्र दाखिल करना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हम नगर निगम के बाहर मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो प्रत्याशी हैं वो लगातार आ रहे हैं और आ करके अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुषमा खरकवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। तो वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने की आज अंतिम दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 20 अप्रैल को नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। जो प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र अपना दाखिल किया है, अगर वो किसी वजह से वापस लेना चाहते हैं तो वापस ले सकते हैं। 21 अप्रैल को जो प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया उनको चिन्ह मिलेगा, इसी नगर निगम से चिन्ह मिलेगा, ताकि वो प्रचार प्रसार कर सके अपने क्षेत्रों में जा कर के। 4 मई को पहले चरण के मतदान होंगे, यानी कि ये कहा जा सकता है जो 4 मई को पहले चरण के मतदान होंगे उसकी तैयारियां कहीं ना कहीं जोरों शोरों से देखने को मिलेंगी। वहीं दूसरे चरण की बात की जाए तो 17 से 24 अप्रैल तक की दूसरे चरण के भी नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज ही से शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण में 25 अप्रैल तक की नामांकन किए जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है जो पहले चरण के जो मतदान है, पहले चरण के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन पत्र आज अपना दाखिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने भी दाखिल कर दिया है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र नहीं दाखिल किया। हालांकि अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कब तक की नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। हालांकि इस नगर निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो वाली कहीं ना कहीं स्थिति देखने को मिलेगी। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूं अवधेश अवस्थी। नगर निकाय चुनाव की दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस समय हम औरैया सदर तहसील में मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया को लगातार वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से कैमरामैन लगातार जो है प्रशासनिक जो नामांकन कराने के लिए आ रहे हैं उन पर नज़र बनाने के लिए प्रशासन का कैमरा लगातार चल रहा है। वहीं हम बात करेंगे सुरक्षा कर्मियों को लेकर के, तो हर नामांकन कक्ष के बाहर लगातार सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि औरैया जनपद में 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत की नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया।
यूपी नगर निकाय 2023 के द्वितीय चरण में होने वाले मतदान को लेकर शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासन ने पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आज से शाहजहांपुर में द्वितीय चरण में होने वाले चुनाव का नामांकन शुरू हो गया है, जो 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। हम आपको कैमरा साथी की मदद से दिखाना चाहेंगे कि शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट परिसर में इस समय ये देखिए जो बल्लियों की बैरिकेडिंग की गई है, ये शाहजहांपुर शहर के वार्डों से लेकर नगर पंचायत और नगर पालिका के क्षेत्रों से आने वाले उन प्रत्याशियों के लिए सुविधा की गई है कि बैरिकेडिंग के हिसाब से अलग अलग टेबल मुहैया कराई गई है, ताकि भीड़ भाड़ भी ना हो और प्रत्याशी आसानी से अपना नामांकन कर सकें। इसी के चलते शाहजहांपुर में करीब 242 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 654 मतदेय स्थल हैं और संवेदनशील 136 बूथ हैं, अति संवेदनशील 17 बूथ हैं और उससे भी ज़्यादा जो HS+ कहे जाते हैं तो 20 बूथों को ऐसे चिन्हित किया गया है। साथ ही शाहजहांपुर DM उमेश प्रताप सिंह ने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है, जो मतदान तिथि के बाद मतगणना तक 24 आवर्स चलने वाला है, जिसके लिए नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं कि किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट या कोई भी गड़बड़ी की सूचना, किसी प्रकार की सहायता के लिए उन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। तो शाहजहांपुर में इस बार एक मेयर के साथ 11 अध्यक्ष चुने जाने हैं। शाहजहांपुर की नगर निगम की सीट इस बार शाहजहांपुर के मतदाता मेयर की सीट चुनेंगे, तो वहीं 3 नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष और 8 नगर पंचायतों में अध्यक्ष चुने जाएंगे। शाहजहांपुर में 6,13,000 से ज़्यादा मतदाता हैं जो इस बार अपना वोट डालेंगे। शाहजहांपुर से प्राइम न्यूज़ के लिए कमल सिंह। हमीरपुर में भी यूपी निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। आज से नामांकन प्रक्रिया चालू है, जो 24 अप्रैल तक चलेगी। हम तस्वीरें दिखाएंगे। तहसील परिसर है जहां पर नामांकन किया जा रहा है। ये नामांकन स्थल सदस्य है, यहाँ पर कुरारा नगर पंचायत का नामांकन किया जा रहा है और इस तरफ तस्वीरें दिखाएंगे। ये नामांकन जो स्थल है, ये अध्यक्ष पद का नामांकन यहाँ पर होगा। हालांकि आज जो है जो पर्चे की खरीदारी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्चे खरीदने आ रहे हैं, क्योंकि सभासद के जो प्रत्याशी हैं वो भी अपनी दावेदारी के लिए पर्चा खरीद रहे हैं। तो वहीं अध्यक्ष पद के लिए अभी तक कोई नहीं आया। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है, यहाँ भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आगे जो मेन गेट है उस पर बैरिकेड किया गया है और किसी भी शख्स को अंदर नहीं दिया जा रहा है। नामांकन पत्र खरीदने आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को अंदर आने। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं। वहीं चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। अलग अलग हिस्से हैं जो जहां पर सभासद के जो पद दिए जा रहे हैं वहां की ये लाइन है और बगल में उसके अध्यक्ष पद की है। हालांकि अभी ADM जो है उन्होंने आके निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 24 अप्रैल तक चलेगी। वहीं दूसरे चरण में हमीरपुर में निकाय चुनाव का मतदान होना है, जिसमें 7 सीटें हैं, 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत की। वहीं जो 11 मई है तब मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। अब देखना ये होगा कि पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद किसके सर पे ताज सजेगा। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज़। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 9 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। वहीं 12 अप्रैल से आदर्श आचार संहिता यहाँ पर लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 4 मई को वोट डाले जाएंगे, वहीं दूसरे चरण में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। हाथरस जिले में दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है। 11 मई को यहाँ निकाय चुनाव को लेकर वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया अधिकारियों के द्वारा शुरू कर दी गई है। आज हम खड़े हैं हाथरस सदर तहसील पर, जहां पर 2 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन के द्वारा भारी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की यहाँ तैनाती की गई है। वहीं चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही अधिकारियों के द्वारा भी शांतिपूर्ण तरीके से हाथरस जिले में निकाय चुनावों को संपन्न कराने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। बूथों से लेकर नामांकन स्थलों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। हाथरस में 11 मई को वोट पड़ेंगे, वहीं 13 मई को वोटों की गिनती हो जाएगी, जिसके बाद मालूम पड़ेगा कि आखिर
जीत का श्रेय किसको जाता है, जीत का सेहरा किसके हिस्से पर बनता है। वहीं आपको बताते चलें कि अभी तक किसी भी सत्ताधारी दल के द्वारा, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो या रालोद हो, किसी के भी द्वारा अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है, जिसको लेकर भी अभी नामांकन स्थलों पर हलचल काफी कम दिखाई दे रही है। अभी तक नामांकन स्थलों पर जो पहुंच रहे हैं वह निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। मैं दीपेश भारद्वाज, प्राइम न्यूज, हाथरस। यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। जौनपुर की बात करें तो 3 नगर पालिका, 9 नगर पंचायत और 220 सभासद चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल आज नामांकन का आखिरी दिन है क्योंकि 4 मई को मतदान होना है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार नामांकन का जो सिलसिला है जौनपुर में जारी है। आपको बता दें कि 3 नगर पालिका और 9 नगर पंचायत की सीटों पे लगातार नामांकन हो रहा है। फिलहाल आपको बता दें जिस तरीके से जौनपुर की 3 नगर पालिकाओं की बात करें तो उसमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच कांटे की टक्कर रहेगी। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले सीटों की बंटवारा को लेकर कहीं न कहीं, और जिस तरीके से बता दें कि कहीं न कहीं सीट को बंटवारा को लेकर पेश फंसा था, लेकिन नगर निकाय के चुनाव के ऐलान हो जाने के बाद सभी पार्टियां ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल आपको बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। लगातार जो नगर पालिका और नगर पंचायत के बता दें प्रत्याशी हैं और सभासद लगातार नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जौनपुर से राहुल यादव, प्राइम न्यूज। मेयर और डिप्टी मेयर का जो है कार्यकाल खत्म हो चुका है और आज आम आदमी पार्टी के 2 उम्मीदवारों का नाम जो है फाइल कर दिया गया है। यानी कि जो पुराने उम्मीदवार है शैली ओबराय और आले इकबाल, दोनों के नॉमिनेशन हो चुके हैं, नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से किसी भी प्रत्याशी का अभी तक नाम सामने नहीं आया। हालांकि अब 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। 18 अप्रैल को जो है वो लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, यानी प्रत्याशियों का नाम फाइल करने की। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी कोई भी खबर नहीं है। अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी की जो शैली ओबराय हैं और आले इकबाल है, उनका नाम फाइल दोबारा कर दिया गया है। और वहीं अगर बात करें संजय सिंह यानी कि राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, उनका सब कहना साफ तौर पर यही है कि इस बार भी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी जो है वो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो है वो जनता का बहुमत मिला है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ काजल सिंह, प्राइम न्यूज, दिल्ली। जनपद जालौन के 8 थाना क्षेत्र के अंतर्गत 8 कस्बे में आज जो है 1 घंटे पहले एक दिन दहाड़े एक युवती की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। हम उस स्पॉट पर हैं जहां पर हत्या आरोपियों ने उस युवती को गोली मारी। यहाँ पर 2 हत्या आरोपी आए हुए थे। पल्सर मोटरसाइकिल बताई जा रही है। जो मरने वाली जो मृतका है वो BA फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। ये उसका नाम रोशनी था और पुत्री जो है मानसी अहरवार, ग्राम एथा 8 के पास ही पड़ता है, वहाँ की रहने वाली थी। और दोनों ही हमलावरों ने गोली मारी। गोली मारने के बाद छात्रा तुरंत ही मौके पर जो है घायल हो गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और आसपास के लोगों ने जब हमलावरों को पकड़ने का